नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, देन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी कैसे इवॉल्व हुई है। देन हम फिर देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी और उसके बाद देखेंगे हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी वर्ड का मतलब समझते हैं। मॉनेटरी यानी कि रिलेटेड टू मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि आपके एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी इकोनॉमी में कितना पैसा अवेलेबल है, इसको हम मेजर करते हैं कैश विद पब्लिक और आपका डिपॉजिट आपके बैंक्स में, वो आपका मनी सप्लाई होता है। और पॉलिसी का मतलब है एक्शंस रिलेटेड टू मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपका जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, इंडिया के केस में आरबीआई, वो क्या एक्शन लेती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो टाइम के साथ इवॉल्व होती गई है। प्री 2015 जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसके ऑब्जेक्टिव थे वो प्राइस स्टेबिलिटी था, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। फिर आपका था कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स है उनको एडुकेट क्रेडिट सप्लाई करना। देन फिर थर्ड था आपकी इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करना। तो यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे वो काफी डाइवर्स थे। उसके बाद 2015 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और उसको मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बोला गया। तो 2015 के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको डिफाइन किया गया कि जो ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का वो है इकोनॉमी में प्राइस को स्टेबल रखना विद कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, यानी कि आपको प्राइस स्टेबल रखनी है, साथ में आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको ऑपरेट कौन करेगा? उसको आरबीआई करेगा। आरबीआई को एक टारगेट दिया गया कि आरबीआई को इन्फ्लेशन 4% रखनी है और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी देगी, आप +-2 ऊपर नीचे जा सकते हैं, यानी कि आपकी जो अपर लिमिट है वो 6% है और जो आपकी लोअर लिमिट है वो 2% है। जो इन्फ्लेशन टारगेट है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, और हर 5 साल बाद आपका ये जो टारगेट है ये रिवाइज होता है। तो 2026 में हमारा जो टारगेट है ये वापस से रिवाइज होगा। और जो इन्फ्लेशन के लिए डाटा यूज करेंगे हम वो सीपीआई कंबाइंड यूज करेंगे, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। ये आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जारी करता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। 2015 से पहले हम WPI यूज करते थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स। 2015 के बाद हम शिफ्ट हो गए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। देन इसमें एक मैंडेट डाला गया कि अगर आरबीआई फेल होता है इस टारगेट को अचीव करने में, यानी कि इन्फ्लेशन रेट है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के लिए 6% से ऊपर जाता है या 2% से नीचे रहता है, तो आरबीआई को रिटर्न रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। उसमें कुछ रीजंस होंगे कि आप क्यों फेल हुए, आपने क्या मेजर्स लिए इसको अचीव करने के लिए। देन मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपकी डिमांड साइड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, और जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से जो इन्फ्लेशन होती है उसको आपका मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल नहीं कर सकती। देन 2016 में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जो कि उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे थी, जिसका काम था कि आपकी रेपो रेट यानी कि आपकी पॉलिसी रेट डिसाइड करना, जिसको आप बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट भी बोलते हो। देन मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कुछ मैंडेट्स रखे गए कि आपकी एटलीस्ट 4 मीटिंग होनी चाहिए ईयर में, यानी कि हर क्वार्टरली एक मीटिंग होनी चाहिए आपकी। और अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो हमारी 6 मीटिंग्स होती है ईयरली, यानी कि बाय मंथली, और अगर आरबी चाहे तो ऑफ साइकिल मीटिंग्स भी बुला सकते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। जो 3 मेंबर होते हैं वो फ्रॉम आरबीआई होते हैं और रिमेनिंग 3 मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और जो आरबीआई के 3 मेंबर होते हैं उनमें से एक आरबीआई गवर्नर होता है जो कि डी फैक्टो चेयरमैन होता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। हर मेंबर को एक वोट मिलता है और उसकी इक्वल पावर होती है। पर जो आपका गवर्नर होता है उसको एक स्पेशल पावर होती है, यानी कि इन केस ऑफ इक्वलिटी यानी कि डेडलॉक के टाइम वो सेकंड वोट कास्ट कर सकता है, जिसको आप कास्टिंग वोट बोलते हो। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजंस है वो बाइंडिंग है आपके आरबीआई पे, यानी कि आरबीआई को उसको मानना ही पड़ेगा। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि बाय लॉ बनी हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो आपकी सिर्फ लेंडिंग रेट्स डिसाइड करती है, जैसे आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जो आपकी लिक्विडिटी रेशियोज है वो आपका आरबीआई डिसाइड करता है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। जो आरबीआई का जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइस स्टेबिलिटी विद कीपिंग इन माइंड द ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में हमेशा राइट बैलेंस बना के रखना है। और इस बैलेंस को ही आपको ट्विन ऑब्जेक्टिव बोलते हो या फिर ड्यूअल मैंडेट बोलते हो, यानी कि आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है पर ध्यान रखना है कि इकोनॉमी हैम्पर ना हो, यानी कि आपकी इकोनॉमी सफर ना करे। अब हम टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देख लेते हैं। तो पहला है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को आपको चीप मॉनेटरी पॉलिसी और इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का वो होता है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए और मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, यानी कि इकोनॉमी में क्रेडिट को चीप रखना, यानी कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपके लिए
कम हो, यानी कि आपकी इंटरेस्ट ऑफ लोन है वो कम हो। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी तो आपकी डिमांड फॉर लोन इंक्रीज होगी बाय पब्लिक। पब्लिक मतलब क्या है यहाँ पे, आपका हाउस होल्ड्स और आपके बिजनेसेस वो और मनी बोरो करेंगे मार्केट से, यानी कि इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो मतलब आपका ज्यादा प्रोडक्शन होगा और आपकी जीडीपी ग्रो करेगी। पर इसके साथ साथ आपकी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी, यानी कि आपको जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन को हमेशा मैनेज करना पड़ता है। और ये आपकी यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज कपल्ड विद, और फिर 4 ऑप्शन थे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये अटेम्प्ट कर सकते हैं वाला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को आप डियर मॉनेटरी पॉलिसी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। डियर यानी कि जो आपका मनी है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। इसमें जो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि क्रेडिट को महंगा बनाया जाए, कॉस्टली बनाया जाए, यानी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी कि आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। और अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई होगी तो जो पब्लिक है वो लेस डिमांड करेगी मनी की, यानी कि आपका कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा, आपकी मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, आपकी जीडीपी ग्रोथ भी लो होगी और आपकी इन्फ्लेशन भी डिक्रीज होगी। तो हम यूपीएससी कुछ पीवाईक्यूज कर लेते हैं। ये 2013 का क्वेश्चन है, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी, यानी कि अगर आपका मनी सप्लाई सेम है और अगर आपकी मनी के लिए डिमांड इंक्रीज हो रही है, यानी कि मनी की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी। और मनी की प्राइस क्या होती है, आपका इंटरेस्ट रेट, यानी कि आप मनी को बोरो करने के लिए जो प्राइस होती है वो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है, इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, ये ऑप्शन गलत है। ये कब होता है, जब आपकी मनी सप्लाई सेम रहती और आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता, तो आपकी जो प्राइसेस है वो डिक्रीज हो जाती। देन बी ऑप्शन है एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये ऑप्शन आपका सही है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि एग्जांपल के लिए समझो आप, यानी कि आप बैंक और आपके पास 100 रुपए है, आप 100 रुपए लोन पे दे रहे हो, अगर खरीदने वाला एक ही है तो आप उसको 7% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दोगे। और अगर खरीदने वाले बढ़ जाते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ जाती है इकोनॉमी में मनी के लिए, तो अगर आप 4-5 लोग आपसे लोन लेने आते हैं तो जो सबसे ज्यादा रेट देगा आप लोन उसी को दोगे। यानी कि पहले आप 7% पे दे रहे थे, अब अगर दूसरा बोल रहा है कि मेरे को 8% पे दे दो, तीसरा बोल रहा है 9% पे, तो आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हो। देन सी ऑप्शन डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये गलत है। देन डी ऑप्शन एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये ऑप्शन भी आपका गलत। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आपके उस केस में बढ़ेगा जब आप मनी सप्लाई इंक्रीज करो और आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो, तो आपका इंक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होगा। तो आपका आंसर होगा वो बी होगा, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2015 का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यानी कि आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है। देन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये स्टेटमेंट भी गलत है। रिजर्व बैंक का ही प्राइमरी रोल है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में। डिक्रीज इन मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगर आप मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में कम कर देते हो तो आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। और मनी सप्लाई आप कैसे कम करोगे? इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके, यानी कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अपना के। इंक्रीज इन मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये वाली स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। यानी कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी मनी सप्लाई, तो इसका आंसर होगा आपका सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ये सही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपका रेपो रेट है जिसको बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट वो डिसाइड करता है। देन इट इज द 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड रिकंस्टिट्यूटेड एवरी ईयर, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जो एमपीसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, हमने देखा 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, जिसमें से एक गवर्नर होता है जो कि उसका चेयरमैन होता है। देन थर्ड, इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो हमने देखा था कि इसका जो चेयरपर्सन होता है वो डिफैक्टो आपका गवर्नर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत होगी और इसमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका ए आंसर हो जाएगा 1 ओनली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है? आपका आंसर होगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।